नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हमास इजराइल जंग से जुड़ी खबर है कि बाइडेन के इजराइल दौरे से ठीक पहले इजराइल की फौज ने हमास के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर बहुत बड़ा हमला कर हमास के एक बड़े कमांडर को ढेर करने का दावा किया है। हमास के जिस कमांडर को ढेर करने का इजराइल ने दावा किया उसका नाम अयमान नोफल बताया गया। मतलब हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गाजा पट्टी में मौजूद हमास के कमांडरों को इजराइल ने चुन चुन कर ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने यह बड़ा हमला अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के इजराइल दौरे से ठीक पहले किया। यही नहीं, इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों पर हवाई हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें आसमान से इजराइल के लड़ाकू विमान हमास के ठिकानों पर बमों की बारिश करते दिखे। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या पता चल रहा है? किशोर, देखिए, इस वक्त हम लोग रेम और बेरी, जो कि बेरी को कहा जाता है ग्राउंड जीरो हमास के हमले का, और रेम में सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया था जहां से 260 लोग मारे गए थे, उसमें स्नोफेल की बहुत बड़ी भूमिका थी। और आज एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि इजराइल की तरफ, दक्षिणी इजराइल में जो रॉकेट की संख्या, उसकी संख्या घटी है। तो हो सकता है कि नोफेल के मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं हमास के आतंकियों का मनोबल नीचा है। लेकिन अगर इजराइल के पक्ष की बात करें तो यहाँ की जनता और यहाँ के तमाम लोग हैं वो नोफेल के मारे जाने से ही अपने बदला को पूरा होने की बात को नहीं लेंगे, बल्कि जब तक गाजा पट्टी के अंदर नहीं घुसेगा इजराइल तब तक यहाँ के लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। और एक ही मकसद है कि हमास को एलिमिनेट किया जाए। सिर्फ नेताओं के मारे जाने से कुछ नहीं होगा। जी नीरज, इस बीच इजराइल और हमास के युद्ध ने इतना खतरनाक मोड़ ले लिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को अचानक इजराइल का दौरा करने का फैसला लेना पड़ा। बाइडेन सुबह इजराइल के लिए रवाना होंगे, जहां वो इजराइल के साथ मिलकर हमास से लड़ाई की आगे की रणनीति की प्लानिंग करेंगे, ताकि हर कीमत पर इजराइल को यह जंग जिताई जा सके और हमास हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए। लड़ाई इजराइल में छिड़ी है, मगर टेंशन मीलों दूर बैठे अमेरिका की बढ़ी हुई है। इसलिए हमास के इजराइल पर धावा बोलते ही अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों से लेकर फाइटर जेट और कई हथियार उसकी तरफ रवाना कर दिए। जंग को बढ़ने से रोकने के लिए पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी इजराइल पहुंचे। वहां से उन्होंने भी हमास को धमकियां दी। लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन को जल्द से जल्द इजराइल आने का न्योता भेज दिया और खुद बाइडेन को मोर्चा संभालने के लिए उतरना पड़ा। लेकिन उनका दौरा इजराइल पर ही नहीं सिमटने वाला, बल्कि इजराइल के बाद वो उसके पड़ोसी देश जॉर्डन रवाना होंगे, जहां वो जॉर्डन के किंग के साथ मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात करेंगे। और इन चारों नेताओं से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहले ही मिल चुके हैं। बल्कि बाइडेन के हाई प्रोफाइल इजराइल दौरे पर कोई फैसला लेने से पहले ब्लिंकन दोबारा इजराइल पहुंचे, जबकि वो पिछले हफ्ते ही इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलकर पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के दौरे पर निकल गए थे। मगर ब्लिंकन एक बार फिर इजराइल पहुंचे और वहां इजराइल के प्रधानमंत्री और वहां के टॉप अधिकारियों से 7 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली लंबी चौड़ी बातचीत करने के बाद ही उन्होंने बाइडेन के इजराइल दौरे का ऐलान किया। एंटनी ब्लिंकन पिछले हफ्ते से पश्चिम एशिया में अमेरिका के हर साथी देश का दरवाजा खटखटाने में लगे हैं। वो इजराइल, जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र जैसे पश्चिम एशिया के 7 देशों का दौरा कर चुके हैं, ताकि उनकी तरफ से इजराइल के लिए समर्थन जुटाया जा सके और युद्ध को पश्चिम एशिया के बाकी देशों में फैलने से रोका जा सके। इसी वजह से खुद बाइडेन को इजराइल जाने का फैसला करना पड़ा, जबकि इस वक्त इजराइल में कदम रखना भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि हमास लगातार गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट दागने में लगा है। मगर फिर भी अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल में जमे हुए हैं और अब बाइडेन भी वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि खतरा है ईरान का। पश्चिम एशिया में अकेला ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द है। वो इकलौता ऐसा देश है जो हमास के इजराइल पर अटैक को सही ठहराने में लगा है। अमेरिका को टेंशन इस बात की है कि ईरान इस जंग का फायदा उठा सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो ये अमेरिका और इजराइल की बहुत बड़ी हार साबित होगी और उनका दुश्मन ईरान पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जैसे इजराइल के पड़ोसी देश तो मुस्लिम हैं ही, बल्कि पूरा का पूरा पश्चिम एशिया मुस्लिम इलाका है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, इराक और ईरान ये सभी मुस्लिम देश हैं, और फिलिस्तीन और उसका चरमपंथी संगठन हमास मुस्लिम ही है। इसलिए पश्चिम एशिया के देशों की हमदर्दी फिलिस्तीन के साथ रही है। और अब जब इजराइल के हमलों में गाजा पट्टी में रहने वाले आम फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं तो इन देशों का गुस्सा भड़कने लगा है। बल्कि खबर है कि मिस्र तो अमेरिका को साफ कह चुका है कि इजराइल की गाजा पर बमबारी आत्मरक्षा और हमास से बदले लेने से कहीं आगे निकल चुकी है, और वो गाजा के आम लोगों को हमास के किए की सजा देने में लगा है।
और अमेरिका ये बोलकर ही इजराइल के पीछे खड़ा है कि उसे हमास से अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है। मतलब अमेरिका का कहना है कि अगर हमास इजराइल पर हमला करेगा तो इजराइल भी उसे छोड़ेगा नहीं। मगर इजराइल के गाजा पर हमलों में आम फिलिस्तीनियों की भी बलि चढ़ रही है। इसलिए बाइडेन जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं से मिलकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हमास फिलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो एक आतंकी संगठन है जो इजराइल के आम लोगों की हत्या कर रहा है। बाइडेन इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि गाजा के आम लोगों की मदद कैसे की जाए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इजराइल पहुंचने से पहले ही अमेरिका समंदर से लेकर आसमान तक की सुरक्षा में जुट गया। अमेरिका ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में भेज दिया। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही इजराइल के करीब भूमध्य सागर में तैनात हैं। और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती के बाद उस इलाके में अमेरिका की इजाजत के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने जिस जंगी जहाज को इजराइल भेजा वो करीब 2000 सैनिकों और महाविनाशक हथियारों से लैस है। यही नहीं, इस जंगी जहाज पर इतने खतरनाक लड़ाकू विमान मौजूद हैं जो कुछ सेकंड में ही दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल आने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका ने अपनी नौसेना का सबसे खतरनाक जंगी जहाज इजराइल भेजा है, क्योंकि उसे डर है कि जंग के हालात में आतंकी संगठन हमास कुछ भी कर सकता है। उधर इजराइल में संसद की कार्यवाही के दौरान वहां अचानक हवाई हमले की चेतावनी देते इतनी तेज सायरन बजने लगे कि वहां की संसद में खलबली मच गई और चलती संसद को रोक दिया गया। और सामने आए वीडियो में इजराइल की एक सांसद अपना भाषण देती दिखी, मगर तभी जोर जोर से सायरन बजने की आवाज आनी शुरू हो गई। אבל בתוך זה יש אזעקה। सायरन सुनते ही इजराइल की संसद खाली करा दी गई और जब सायरन बजने बंद हुए तब जाकर सभी सांसद संसद में लौटे। और बाइडेन के इजराइल के दौरे की तारीख सामने आते ही जर्मनी की एक न्यूज मैगजीन ने गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना के जमीनी हमले की तारीख भी बता दी। दावा किया गया कि बाइडेन के इजराइल से निकलते ही इजराइल की फौज गाजा में घुस जाएगी। जबकि पिछले हफ्ते जब से हमास ने इजराइल पर वार किया है तब से लगातार इजराइल के गाजा पट्टी में जमीन के रास्ते घुसकर हमास को ठिकाने लगाने के कयास लगाए जा रहे हैं। खबर है कि इजराइल की सेना गाजा पर धावा बोलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। मगर जर्मनी की मैगजीन ने दावा किया कि इजराइल की सरकार बाइडेन के उनके देश में मौजूद रहते तो इतनी जरूरत नहीं करेगी कि गाजा पट्टी के अंदर अपने टैंक और सेना घुसा दे। इसलिए माना जा रहा है कि इजराइल बाइडेन के रवाना होने का इंतजार करेगा और फिर इजराइल और हमास की फाइनल लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस बीच हमास ने 2 टूक कह दिया कि वो गाजा पट्टी में इजराइल के जमीनी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मतलब ईरान के समर्थन वाले इस चरमपंथी संगठन ने इजराइल के आगे हार नहीं मानने की हुंकार भर दी और यह ऐलान कर दिया कि गाजा पट्टी में उसके लड़ाके इजरायली सेना के साथ 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। हमास ने यह भी साफ किया कि अगर गाजा पट्टी में इजराइल ने घुसने की गलती की तो उसे अपने फैसले पर दशकों तक पछताना पड़ेगा। लेकिन इजराइल की सेना हर हाल में गाजा पट्टी में घुसने और वहां हमास का नामो निशान मिटाने के इरादे से पिछले 4 दिन से पूरे बॉर्डर को घेर कर खड़ी है। और तो और इजराइल ने गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से को खाली करने की चेतावनी तक जारी कर दी है, ताकि उनके सैन्य अभियान शुरू करने पर फिलिस्तीन के किसी नागरिक को नुकसान न पहुंचे। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी में घुसा तो वो फिर हमास को खत्म करके ही दम लेगा। इजराइल के मीडिया का दावा है कि गाजा की सीमा पर इजराइल ने 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा वहां ताकतवर टैंक और तोपों के साथ बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं जो इशारा मिलते ही गाजा पट्टी में घुसकर वहां तबाही मचा सकती हैं। इस बीच बाइडेन के दौरे पर हमास की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें हमास ने तंज कसते हुए कह दिया कि बाइडेन इजराइल की झूठी कहानी में फंस गए हैं। इतना ही नहीं, हमास ने यह भी आरोप लगाया कि उसके लोगों की मौत के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने इजराइल का साथ देकर जंग की आग में घी डालने का काम किया। हमास का यह बयान बाइडेन के इजराइल दौरे से कुछ घंटे पहले ही आया। हमास के मुताबिक बाइडेन इस दौरे के जरिए इजराइल को हथियारों और पैसों की मदद करने वाले हैं। इसके साथ ही हमास ने आरोप लगाया कि बाइडेन के इजराइल आने से उसके हौसले और बुलंद हो जाएंगे, जिसके बाद वो गाजा के लोगों पर ज्यादा खतरनाक हमले बोलना शुरू कर देगा। हमास ने साफ किया कि अमेरिका की नीति सीधा फिलिस्तीनियों के खिलाफ है, क्योंकि उसके कदम से गाजा के लोगों को मारने वाले इजराइल को ताकत मिल रही है। हालांकि इजराइल ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसकी लड़ाई सिर्फ हमास से है और वो हमास को पूरी तरह मिटाने से पहले रुकेगा नहीं। उधर इजराइल की सेना पिछले कुछ दिनों से लगातार दावा कर रही है कि गाजा पर जमीनी हमले की उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन इसके बाद भी उसने अभी तक जमीनी हमला नहीं किया। इससे सवाल उठने लगा कि इजराइल की सेना गाजा पर जमीनी हमला करने में देर क्यों कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गाजा के करीब इजराइल की सेना के सैकड़ों टैंक देखे गए थे। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही इजराइल ने अपनी फौज को भी गाजा पट्टी के करीब तैनात कर दिया था। इसके अलावा इजराइल की सेना जमीनी हमले से पहले फिलिस्तीनियों को गाजा खाली करने के लिए भी कई बार बोल चुकी है और उसकी सेना पिछले कई दिनों से दावा कर रही है कि वो गाजा पर जमीनी हमला करने के लिए तैयार है।
लेकिन इसके बाद भी अभी तक इजराइल की सेना ने गाजा पर जमीनी हमला किया नहीं है। वो गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए केवल हवाई हमले ही कर रही है। इस बीच इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि गाजा पर इजराइल की सेना के जमीनी हमले में देरी के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिनमें वेस्ट बैंक की तरफ से इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का खतरा भी शामिल है, क्योंकि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल को उत्तर की तरफ से हमला करने की धमकी दे चुका है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक गाजा पर जमीनी हमले की चेतावनी देने के बाद ही हिजबुल्लाह ने उसे हमले की धमकी दी। शायद इसी वजह से इजराइल की सेना जमीनी हमले की तैयारी पूरी होने के बाद भी गाजा पर हमला नहीं कर रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह उत्तर की तरफ से हमले की फिराक में। इजराइल की मीडिया के मुताबिक हमलों में देरी के पीछे दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह की उस धमकी को परखना चाहती है कि वो गाजा पर हमले किए बिना भी उन पर हमला कर सकता है कि नहीं। इसके साथ ही गाजा पर जमीनी हमले में देरी के पीछे इजराइल के मीडिया ने एक और वजह होने का दावा किया। आशंका इस बात की है कि इजराइल की सेना गाजा पर अचानक हमला कर सकती है, जिसके लिए उसके अधिकारी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर दुनिया को हैरान कर दिया था, इजराइल की मीडिया के मुताबिक ठीक उसी तरह इजराइल की सेना भी करना चाहती है। इसीलिए गाजा के करीब उसने अपनी पूरी फौज को तैनात करने के बाद भी अभी तक जमीनी हमला नहीं किया। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि हमास की तरह ही इजराइल की सेना भी गाजा पर अचानक हमला कर दुनिया को हैरान कर सकती है, और इसके लिए उसे बड़ी प्लानिंग की जरूरत है, जिसे करने में इजराइल की सेना के एक्सपर्ट जुटे हो सकते हैं। दूसरी तरफ जमीनी हमले की तैयारी कर रहे इजराइल की नींद हमास की कैद में मौजूद बंधकों ने भी उड़ा रखी है, क्योंकि हमास से छिड़ी जंग के 11 दिनों बाद भी इजराइल की सेना बंधक बनाए गए किसी भी नागरिक को हमास के कब्जे से छुड़ा नहीं पाई। ऐसे में वहां के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि बंधक बनाए गए इजराइल के किसी नागरिक को हमास ने मार दिया तो दुनिया भर में नेतन्याहू बुरी तरह गिर जाएंगे। इस बीच हमास ने करीब 200 नागरिकों को बंधक बनाने का दावा किया है, जिनमें इजराइल के अलावा दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल बताए गए। यही नहीं, हमास ने गाजा पर इजराइल के बड़े ऑपरेशन की आशंका के बीच उसे कड़ी चेतावनी दी और किसी भी कीमत पर जंग से पीछे न हटने की कसम खाई। बताया जा रहा है कि बंधकों को लेकर हमास की रणनीति अब तक सफल रही है, इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू जंग में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि इजराइल की सेना ये पता नहीं लगा पाई कि हमास ने उनके बंधक बनाए गए नागरिकों को कहां कैद कर रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि हमास के लड़ाके गाजा में शहर के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं और उन्हीं सुरंगों में बंधक बनाए गए इजराइल के नागरिकों को भी कैद कर रखा गया, जिससे इजराइल के लिए हमास के कब्जे से अपने नागरिकों को छुड़ाना एक चुनौती बन गया। अगर इजराइल ने हमास के लड़ाकों की सुरंगों पर हमला किया तो ये उसके लिए घातक साबित होगा, क्योंकि इजराइल की कार्रवाई में सिर्फ हमास के लड़ाके ही नहीं बल्कि बंधक बनाए गए उसके नागरिक भी मारे जाएंगे, जिन्हें बचाने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी हमास के लड़ाकों के ठिकानों का पता लगाने में जुट गई। और बंधकों की वजह से ही हमास ने खुलकर इजराइल के सामने अपनी शर्त रख दी। हमास ने एक बयान जारी करते हुए इजराइल के बंधक बनाए गए नागरिकों को छोड़ने के बदले फिलिस्तीन के 6000 लोगों को रिहा करने की मांग कर दी। और इससे पहले ईरान ने भी हमास का समर्थन करते हुए इजराइल के सामने बड़ी डील करने की शर्त रखी। एक रोज पहले ही ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि हमास गाजा में बंधक बनाकर रखे गए इजराइल के नागरिकों को अपने कब्जे से छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए पहले इजराइल की सेना को गाजा पर बमबारी रोकनी होगी। दावा है कि ईरान हमास को फंडिंग से लेकर हथियार और ट्रेनिंग हर तरह की मदद देता है, इसलिए हमास ईरान के सुर में सुर मिलाकर जंग में उसकी नीतियों को अपना रहा है, जबकि इजराइल हमास और ईरान की किसी भी डील को मानने के लिए तैयार होता नहीं दिख रहा। लेकिन बंधकों की वापसी को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू अपने ही घर में बुरी तरह घिर चुके हैं, क्योंकि हमास के लड़ाकों से बंधकों को छुड़ाना तो दूर, वहां की खुफिया एजेंसियां उनका पता तक नहीं लगा पाई, जिससे प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू को अपने ही घर में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। एक रोज पहले ही इजराइल के कई शहरों में लोगों का गुस्सा फूटा और वहां सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोगों ने विरोध जताया और हमलों में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने की मांग की। वहां कुछ लोगों के हाथों में पोस्टर और बैनर भी दिखाई दिए, जिनमें लापता हुए और बंधक बनाए गए लोगों के नाम समेत उनकी तस्वीरें भी नजर आई। इस बीच हमास ने बंधकों में शामिल एक जख्मी लड़की का इलाज करने का दावा कर दिया, जिसके लिए हमास की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हमास के लड़ाके बंधक बनाई गई उस जख्मी लड़की का इलाज करते नजर आए। जबकि सामने आए उस वीडियो के दूसरे हिस्से में वो लड़की खुद के बारे में जानकारी देती दिखी और जल्द से जल्द हमास के कब्जे से बाहर निकालने की भी अपील करती नजर आई। बताया गया कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान उसे इजराइल के स्तेरोद शहर से बंधक बना लिया गया था, जबकि हमास के इस वीडियो के सामने आने पर इजराइल की सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और हमास के लड़ाकों को खतरनाक बताया। इसके साथ ही इजराइल की सेना ने दावा किया कि वो उस जख्मी लड़की और बंधक बनाए गए दूसरे लोगों को भी छुड़ाने की कोशिश में जुटी है। इस बीच इजराइल ने 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए नागरिकों की जानकारी देने वालों को इनाम देने का ऐलान कर दिया। हमास ने इजराइल में घुसकर ताबड़तोड़ हमले किए थे
और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, जिसकी तलाश में इजरायल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट दिन रात जुटे। इजरायल की मीडिया के मुताबिक हमास के स्पेशल लड़ाकों ने उन बंधकों को गाजा के नीचे बनी सुरंगों में छिपा कर रखा है, लेकिन उन सुरंगों का सुराग लगा पाने में सेना और खुफिया एजेंसियां नाकाम रही। इस बीच इजरायल की सरकार ने बंधकों की जानकारी देने वालों को $2.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 2 करोड़ का इनाम देने का ऐलान कर दिया। हमास के लड़ाकों ने जिन लोगों को इजरायल में बंधक बनाया उनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। हमास ने उन बंधकों को छोड़ने के एवज में इजरायल की जेलों में बंद 5000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की शर्त रखी है। इधर इजरायल की सेना ने 24 घंटे में गाजा पट्टी में मौजूद हमास के 200 ठिकानों पर बमों की बारिश कर उन्हें तबाह कर दिया। इन हमलों के बाद इजरायल ने बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया। इजरायल की तरफ से इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान से गिरती मिसाइलों और बमों के प्रहार से हमास के ठिकाने एक के बाद एक मलबे के ढेर में तब्दील होते दिखाई दिए। इजरायल का दावा है कि पिछले 24 घंटों से उसकी वायुसेना ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास के 200 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हमास के ठिकाने ताकतवर बमों के वार से तबाह होते नजर आए। इजरायल के मुताबिक गाजा पट्टी में मौजूद हमास के ये ठिकाने पिछले कई दिनों से उसके निशाने पर थे, जिन्हें तबाह करने के लिए लड़ाकू विमानों ने उन पर ताबड़तोड़ बमबारी की। इजरायल ने इन हमलों के जरिए हमास को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, लेकिन उसकी तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि इस ऑपरेशन में हमास के कितने लड़ाकों की मौत हुई। लेकिन इजरायल का दावा है कि उसके इस हमले में हमास की शूरा काउंसिल यानी हमास की संसद के प्रमुख ओसामा मजीनी की मौत हो गई। मतलब इजरायल की सेना के इस वार से फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को बड़ा झटका लगा, क्योंकि ओसामा मजीनी न सिर्फ शूरा काउंसिल यानी हमास की संसद का प्रमुख था, बल्कि आरोप है कि उसने इजरायल पर हुए हमले की रणनीति बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। वहां के मीडिया के मुताबिक इजरायल को इस बात की भी जानकारी थी कि ओसामा मजीनी गाजा पट्टी में ही मौजूद है, जिसके बाद इजरायल के लड़ाकू विमानों ने हमास के 200 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इस दौरान इजरायल की सेना ने हमास के मुख्यालय यानी शूरा काउंसिल को भी मिसाइल गिराकर तबाह कर दिया। इजरायल का दावा है कि उसके इस हमले में शूरा काउंसिल का प्रमुख ओसामा मजीनी भी मारा गया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक इजरायल की वायुसेना ने गाजा के एक बैंक की इमारत को भी मलबे के ढेर में बदल दिया, जिस पर हमास को फंड देने का आरोप था। और इसी तरह इजरायल की सेना ने हमास के खुफिया विभाग के प्रमुख को भी हमले में ढेर करने का दावा किया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक हमास को घुटनों पर लाने के लिए पिछले 24 घंटों में इजरायल ने गाजा पट्टी के कई शहरों पर एक साथ बम बरसाए और दावा किया गया कि इस हमले की वजह से गाजा पट्टी में मौजूद हमास के लड़ाकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसी कड़ी में इजरायल की वायुसेना ने गाजा पट्टी के शहर खान यूनिस पर भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिससे वहां तबाही मच गई। इजरायल का दावा है कि खान यूनिस शहर पर हुए इस हमले में हमास के खुफिया विभाग का प्रमुख भी मारा गया। मतलब एक ही दिन में इजरायल की सेना ने हमास के 2 बड़े नेताओं को ढेर कर दिया, क्योंकि हमास की शूरा काउंसिल के प्रमुख ओसामा मजीनी और उसके खुफिया विभाग के प्रमुख को इजरायल ने एक झटके में मार गिराया। हालांकि इजरायल के इस दावे पर हमास की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन इजरायल के मीडिया का दावा है कि इन दोनों नेताओं के मारे जाने से हमास बुरी तरह बौखला गया। और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से दूसरे देशों में बैठे हमास के नेता इजरायल पर बड़े हमले का फैसला ले सकते हैं। गाजा पट्टी पर 2007 से ही हमास का कब्जा है, जो किसी भी कीमत पर इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है, क्योंकि इजरायल से उसकी दुश्मनी दशकों पुरानी है। 1967 में 6 दिन की जंग के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद 2005 तक यानी 38 साल तक ये पूरा इलाका इजरायल के कब्जे में रहा, लेकिन सितंबर 2006 में इजरायल ने गाजा पट्टी को खाली कर दिया, जिसके बाद उसके दुश्मन हमास ने वहां कब्जा जमा लिया और तभी से वो इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चरमपंथी संगठन के 13 विंग हैं। हमास का सबसे प्रमुख हिस्सा है पोलित ब्यूरो, जिसमें 15 सदस्य हैं जो संगठन की रणनीति बनाते हैं। इसके नेता दूसरे देशों में बैठकर पूरे संगठन को कंट्रोल करते हैं। यही नहीं, पोलित ब्यूरो के सदस्य ही संगठन की अलग अलग विंग के प्रमुख भी हैं। गाजा पट्टी पर हमास की मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड का कब्जा है, जिसे इजरायल में हुए ताजा हमलों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने 7 अक्टूबर को इजरायल के शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग कर वहां तबाही मचा दी थी। इजरायल का आरोप है कि हमास को ईरान समेत कई मुस्लिम देश न सिर्फ फंड देते हैं, बल्कि उसे घातक हथियारों की सप्लाई भी करते हैं, जिनके दम पर हमास इजरायल के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। इसी वजह से इससे निपटने में इजरायल को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ गई। लेकिन इसके बाद भी हमास न तो हार मान रहा है और न ही वो समझौते के लिए तैयार है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी में हमास की सरकार अरब और मुस्लिम देशों के रहम पर चलती है। इजरायल का आरोप है कि सबसे ज्यादा फंड हमास को ईरान देता है और वही उसे खतरनाक हथियारों की सप्लाई भी करता है।
और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने फंडिंग के लिए एक सीक्रेट नेटवर्क तक बना रखा है, जिसके जरिए उसे कई देशों से अलग अलग कंपनियों से करोड़ों डॉलर का फंड मिलता है। इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की और सऊदी अरब की कई कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे। यही नहीं, खबर यह भी है कि कतर 2014 से हमास को करोड़ों डॉलर की मदद कर चुका है। और पिछले 11 दिन से जारी इस जंग में इजरायल की सेना ने हमास के कई खतरनाक लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। इजरायल के मीडिया का दावा है कि गाजा पट्टी से हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक इस बार इजरायल रुकने वाला नहीं है, और इसी वजह से वो पूरे गाजा पट्टी के इलाके को तबाह करने पर तुला है। हमास को मिटाने के लिए इजरायल की सेना चुन चुनकर उसके नेताओं और लड़ाकों को ढेर करने में जुटी है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक पिछले 11 दिन में हमास के कई बड़े कमांडर और नेता इजरायल के हमले में मारे जा चुके हैं। इजरायल ने हमास के जिन बड़े नेताओं को मार गिराने का दावा किया, उनमें सबसे बड़ा नाम उसामा मजीनी है, जो हमास की शूरा काउंसिल का मुखिया था। और इसी तरह इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर हमास के कमांडर ऐमान यूनिस को ढेर करने का दावा किया। जबकि कुछ रोज पहले इजरायल ने हमास के वायुसेना प्रमुख मुराद अबू मुराद को भी मार गिराने का दावा किया था। आरोप है कि दक्षिणी इजरायल में हमले के लिए पैराग्लाइडर के जरिए लड़ाकों को उतारने का आइडिया मुराद का ही था। इनके अलावा इजरायल ने हमास की नचाबा फोर्स के कमांडर बिलाल अल कद्र और घुसपैठ की अगुवाई करने वाले अली कादी को भी मार गिराने का दावा किया है। और इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने हमास के लड़ाकों को इजरायल की सेना के सामने सरेंडर करने या जान से हाथ धोने की चेतावनी दे दी। मतलब अगर हमास के लड़ाकों ने सरेंडर नहीं किया तो उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत इजरायल के कहर से नहीं बचा पाएगी। यानी उनका मरना तय है, क्योंकि इजरायल के सैनिक हमास के एक एक लड़ाके को चुन चुन कर मारने की कसम खा चुके हैं। न सिर्फ जमीन से बल्कि आसमान और समंदर के रास्ते भी हमास के ठिकानों पर बमबारी कर उन्हें तबाह करने की तैयारी की गई। और तो और इजरायल के नेवेतिम एयरबेस पर उसके घातक लड़ाकू विमान F-35 गाजा पट्टी के हर एक हिस्से को निशाना बनाने के लिए मुस्तैद हैं। इसलिए इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने हमास के लड़ाकों को सरेंडर करने की चेतावनी दी। और उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर हमास के लड़ाकों ने सरेंडर नहीं किया तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मतलब या तो वो इजरायल की सेना के आगे घुटने टेक दें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गलांत के इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि 7 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए इजरायल हमास का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगा। उधर गाजा के पास वाले इजरायल के दक्षिणी शहरों पर हमास ने हमले तेज कर दिए और इनमें सबसे ज्यादा बमबारी इजरायल के स्तिरोत शहर पर की जा रही है। न्यूज 18 की टीम ने वहां हो रहे हमलों का बेहद करीब से जायजा लिया। और इस कवरेज के दौरान ही इजरायल के स्तिरोत शहर में मिसाइल हमले की चेतावनी के सायरन बजने लगे, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। हमास के मिसाइल हमले से वहां दहशत फैल गई। इस दौरान न्यूज 18 इंडिया की टीम ने वहां बने एक बंकर में छिपकर अपनी जान बचाई। अलर्ट हुआ, हम लोग भागे, अभी बहुत कम मौका मिला। जंग के पहले दिन से ही इजरायल का ये शहर हमास के निशाने पर रहा है, क्योंकि स्तिरोत शहर गाजा की सीमा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इजरायल की सेना के मुताबिक स्तिरोत में बीते 11 दिन में हमास ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागकर भीषण तबाही मचाई, जिसकी वजह से स्तिरोत शहर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इजरायल की सेना हमास के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में जुटी है, लेकिन इजरायल ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए हैं, जिसके तहत गाजा के करीब वाले इजरायल के शहरों में जगह जगह बंकर बनाए गए। हमले के दौरान उन बंकरों में छिपकर लोग अपनी जान बचाते हैं। ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों के बगल में यहाँ बस स्टैंड है, लोग बस पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए ये बंकर यहाँ बनाया गया। हमले की चेतावनी जारी होते ही लोग इन बंकरों में छिप जाते हैं, क्योंकि ये बंकर इतने मजबूत हैं कि मिसाइल हमले को भी आसानी से सह सकते हैं। घरों में अंडरग्राउंड बंकर बने होते हैं कि अगर मिसाइल गिरे तो लोग अंदर जाकर छुप जाते हैं। यानी इजरायल न सिर्फ हमास के सफाए में जुटा है, बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह मुस्तैद है। और यही वजह रही कि इजरायल गाजा से लगने वाले अपने शहरों को खाली कराने में जुट गया, क्योंकि दावा किया गया कि हमास ने पूरी तैयारी के साथ इजरायल पर हमला बोला और आशंका जताई गई कि ये जंग लंबी खिंच सकती है। इसीलिए इजरायल अपने उन शहरों को खाली कराने में जुट गया जिन पर हमास के हमलों का सबसे ज्यादा खतरा है। और इसी कड़ी में इजरायल के स्तिरोत शहर से करीब 32,000 लोगों को निकाला जा चुका है। उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था इजरायल के दूसरे शहरों में होटलों में की गई, जिसका पूरा खर्च वहां की सरकार उठा रही। स्तिरोत शहर में अब करीब 4,000 लोग ही बचे हैं जो जंग के खतरे के बावजूद अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते। वहां शहर को खाली कराने में जुटी टीम की अगुवाई करने वाली इजरायल की एक अधिकारी ने बताया कि इजरायल की सेना जल्द ही स्तिरोत शहर को अपने कब्जे में ले सकती है। Looks like the army is declaring Sderot as a closed military area. जिसका सीधा मतलब है कि इजरायल की ओर से हमास पर पहले से भी ज्यादा ताकतवर हमले होंगे। इस बीच हमास के ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों से इजरायल का अश्कलोन शहर बुरी तरह तबाह हो गया। इजरायल के दक्षिणी इलाके में मौजूद अश्कलोन शहर में हमास ने जंग के पहले दिन से ही हमला कर रहा है और हमास इस शहर को पूरी तरह बर्बाद कर देने पर आमादा है।
इसीलिए उसने अश्कलोन शहर के कई इलाकों में इतने भयंकर हमले किए कि वहां मौजूद कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। 100 कदम पे आपको कोई एक घर मिल जाएगा जहां तबाही मची है हमास के मिसाइल से। हमास के भीषण हमलों में सड़कों पर खड़ी कई कारें भी कबाड़ में बदल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि हमास के बड़े हमलों से पहले ही अश्कलोन शहर के ज्यादातर इलाकों को खाली करा लिया गया था। उधर न्यूज़ 18 की टीम इजरायल और गाजा बॉर्डर के ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई, जहां 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने भीषण हमले करके कई इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया था और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि ताबड़तोड़ बमबारी में पलक झपकते ही हमास के लड़ाकों ने कई घरों को तबाह कर दिया, क्योंकि वहां से सामने आई तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर खौफनाक मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें हर तरफ सिर्फ मलबे का ढेर और बर्बादी ही नजर आ रही। परिवार के सदस्य थे उनको यहाँ से जलाकर मारा गया है। मिलिटेंट यहाँ हमला किए थे 70 की संख्या में। घरों की तस्वीरें देख सकते किस तरह से यहाँ हैवोक क्रिएट किया गया है, जलाया गया है इस पूरे घर को। यहाँ लोग चीख कर पुकार रहे थे। इसके साथ ही उन तस्वीरों में मलबे के बीच हमास के लड़ाकों के कई हथियार भी दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर उन लड़ाकों ने कई बेगुनाह लोगों की जान ले ली। और इजरायल जंग के बीच हमास ने ऐसी धमकी दी कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया में खलबली मच गई। हमास ने इजरायल को चेतावनी दी कि अगर गाजा में हमले नहीं रुके तो वो खतरनाक तूफान मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। हमास ने इससे पहले भी इजरायल पर मिसाइल हमला नहीं किया, यानी जो कभी नहीं हुआ वो हमास अब करने वाला है। हमास ने दावा किया कि तूफान मिसाइल के एक वार से इजरायल का 5 किलोमीटर का इलाका तहस नहस हो जाएगा। हमास ने अपनी खतरनाक तूफान मिसाइल की एक तस्वीर भी जारी की, जिसमें हमास के लड़ाके उस मिसाइल के साथ नजर आए। हमास ने दावा किया कि वो बहुत जल्द खतरनाक तूफान मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। इजरायल को चेतावनी देते हुए हमास ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें सुरंग के अंदर कई खतरनाक रॉकेट नजर आए और उन रॉकेटों को हमास के लड़ाके सुरंग से बाहर निकालते दिखे। इसके बाद उन रॉकेटों से कई हमले किए गए। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा पर भीषण बमबारी की। यही नहीं, इजरायल ने गाजा तक मदद पहुंचाने के सभी रास्ते भी बंद कर दिए, ताकि हमास को किसी भी कीमत पर घुटनों पर लाया जा सके। और इसी वजह से हमास भड़का हुआ है। लेकिन इजरायल ने एक बार फिर गाजा और मिस्र के बीच रफा बॉर्डर पर हमला बोला, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इससे पहले इजरायल की सेना ने हमास के लिए मदद लेकर आ रहे मिस्र के सहायता ट्रकों को रोकने के लिए रफा सीमा के करीब बमबारी कर दी थी। और इस बार इजरायल की सेना ने गाजा और मिस्र के बीच रफा बॉर्डर में एक इमारत को निशाना बनाया। वहां से उसके हमले का जो वीडियो सामने आया, उसमें हमले के बाद उस जगह से धूल और धुएं का गुबार उठता दिखा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इजरायल की सेना के उस हमले में वो इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। हमले के बाद वहां पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, तो इस इमारत के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका में लोग अपनों की तलाश करते दिखाई दिए। पिछले 10 दिन से इजरायल की सेना हमास के लड़ाकों के ठिकानों को तबाह करने के लिए गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से परेशान हमास ने मिस्र से रफा बॉर्डर खोलने की अपील की, ताकि मिस्र के रास्ते उस तक मदद पहुंच सके और घायलों को इलाज के लिए गाजा से बाहर भेजा जा सके। क्योंकि इजरायल की सेना पिछले 10 दिन से हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जिसकी वजह से हमास के काफी लोग घायल हो चुके हैं और मदद के लिए उसके पास सिर्फ रफा बॉर्डर ही आखिरी रास्ता है, क्योंकि गाजा के एक तरफ भूमध्य सागर है और बाकी हिस्से पर इजरायल मौजूद है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा से लगी अपनी सीमा को बंद कर दिया था और जंग के बीच मिस्र के रफा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इजरायल के हमलों से बचने के लिए हमास के पास कोई रास्ता नहीं बचा। और पिछले 10 दिनों में इजरायल ने जिस तरह से गाजा में भारी तबाही मचाई, उसके बाद हमास को मदद की सख्त जरूरत है। इसीलिए हमास ने सोशल मीडिया के जरिए मिस्र से रफा बॉर्डर खोलने की अपील की, ताकि उस तक मदद पहुंच सके और इजरायल के हमलों में घायल हुए उसके लड़ाकों को इलाज के लिए गाजा से बाहर भेजा जा सके। लेकिन हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका इजरायल रफा बॉर्डर के मसले पर अमेरिका की भी नहीं सुन रहा, जबकि हमास और इजरायल की जंग के बीच मारे जा रहे सैकड़ों लोगों को लेकर पूरी दुनिया में आवाज उठने लगी। और हमास के खिलाफ जंग में इजरायल की मदद कर रहा अमेरिका भी यही चाहता है कि जंग के बीच गाजा में फंसे फिलिस्तीनियों और विदेशी नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके लिए गाजा से लगने वाले मिस्र के रफा बॉर्डर को खोला जाना बहुत जरूरी है, जबकि इजरायल को डर है कि रफा बॉर्डर खोले जाने के बाद हमास के लड़ाकों तक सैन्य मदद भी पहुंच सकती है। इसीलिए वो मिस्र गाजा क्रॉसिंग को खोलने के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से गाजा की 20 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी जंग के बीच फंसी हुई है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद रफा बॉर्डर को जल्द खोले जाने का दावा किया, लेकिन उसे कब खोला जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। और जंग के बीच गाजा में फंसे फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए मिस्र के रफा बॉर्डर को खोला जाना बेहद जरूरी है, लेकिन इजरायल की सेना ने वहां हमास के खात्मे तक सैन्य अभियान जारी रखने का ऐलान कर दिया। जबकि इजरायल और हमास की जंग में गाजा में लाखों लोग फंसे हुए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल ने गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके से लोगों को दक्षिणी हिस्से में जाने की चेतावनी दी।
क्योंकि वो इलाका मिस्र की सीमा से लगता है, जिसे रफा बॉर्डर कहा जाता है, जबकि गाजा उत्तर और पूर्व में इजराइल से घिरा और उसके पश्चिम में भूमध्य सागर है, जिस पर इजराइल का ही कंट्रोल है। ऐसे में सिर्फ दक्षिणी हिस्से में ही लोगों के आने जाने के लिए रफा बॉर्डर मौजूद है, जो इस जंग में इजराइल के लिए बेहद अहम है, क्योंकि उसे डर है कि यही एक ऐसा रास्ता है जहां से हमास के लड़ाके भाग सकते हैं। इसीलिए वो रफा बॉर्डर को बंद ही रखना चाहता है। इस बीच गाजा पट्टी में लोगों की सहायता के लिए यूएई से राहत सामग्री लेकर एक विमान मिस्र पहुंच गया। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल को संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन है, और इसके बावजूद यूएई की तरफ से राहत सामग्री से भरा विमान मिस्र के एल आरिश शहर के लिए भेजा गया ताकि गाजा में मदद पहुंचाई जा सके। बाद में ये मदद मिस्र और गाजा पट्टी के बीच मौजूद रफा बॉर्डर से गाजा में पहुंचाई जाएगी। हालांकि भारी बमबारी की वजह से रफा बॉर्डर बंद है। उधर गाजा में आम नागरिकों तक मदद पहुंचाने को लेकर इजराइल और अमेरिका तैयार हो गए। इजराइल पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया। और अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि इससे हमास के लड़ाकों को कोई राहत नहीं मिलेगी। Enables humanitarian assistance to flow to civilians in Gaza in a way that does not benefit Hamas. यही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक गाजा में लोगों तक मदद पहुंचाने की योजना भी बना ली गई है। और इस बीच WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया कि रफा क्रॉसिंग पर मदद रोकने से गाजा में करीब 84,000 गर्भवती महिलाओं की जान जोखिम में है। इजराइल की भारी बमबारी की वजह से गाजा और मिस्र के बीच रफा बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से दवाइयों से भरे WHO के कई ट्रक मिस्र की सीमा के पास खड़े हैं। WHO ने दावा किया कि इन ट्रकों में इतनी दवाइयां हैं कि उनसे 3 लाख लोगों का इलाज किया जा सकता है। उधर जंग के बीच हमास के लड़ाकों पर चोरी करने का आरोप लगा। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में शरणार्थियों की मदद के लिए पहुंचे तेल और दवाइयों को हमास के लड़ाकों ने चुरा लिया, जिसके बाद गाजा के शरणार्थियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास पर नकेल कसने के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी तक मदद पहुंचाने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। इजराइल ने गाजा में भेजे जा रही खाने पीने की चीजों पर भी रोक लगा दी, जिसकी वजह से गाजा में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाना काफी मुश्किल हो गया। ऐसे में जब किसी तरह से संयुक्त राष्ट्र ने वहां मदद पहुंचाई तो गाजा के लड़ाकों ने उसे चुरा लिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास के घायल लड़ाके उन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर फिर से शरणार्थियों तक मदद नहीं पहुंची तो कई लोगों की मौत भूख और दवाइयों की कमी की वजह से हो सकती है। लेकिन इजराइल की सेना ने हमास पर केवल चोरी का आरोप नहीं लगाया, बल्कि दूसरे देशों से मिल रही राहत सामग्री की आड़ में हथियार मंगवाने का आरोप भी लगाया। इसे लेकर इजराइल की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक थैले में बंदूक की गोलियां भरी हुई नजर आई और इसके साथ ही जमीन पर कई हथियार भी बिछे दिखाई दिए। इजराइल की सेना के मुताबिक ये गोलियां और हथियार रफा बॉर्डर से जब्त किए गए। गाजा पट्टी और मिस्र के बीच मौजूद इस बॉर्डर के जरिए ही गाजा में खाने पीने समेत कई जरूरी चीजों की सप्लाई की जाती है, क्योंकि गाजा में रहने वाले लोग ज्यादातर बाहरी मदद के ही भरोसे रहते हैं। लेकिन इजराइल की सेना ने आरोप लगाया कि गाजा में रहने वाले लोगों के लिए मुस्लिम देशों से जो राहत सामग्री भेजी जा रही थी, उसकी आड़ में हमास अपने लिए हथियार मंगवा रहा था। दावा किया गया कि इसलिए इजराइल की सेना ने रफा बॉर्डर पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके बाद वहां से होने वाली जरूरी चीजों की सप्लाई भी रुक गई। उधर हमास से जंग के बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में खतरनाक फास्फोरस बम फोड़ दिया। ये दावा लेबनान के मीडिया ने किया और जानकारी दी कि हमले में कई लोगों की मौत हो गई, क्योंकि इजराइल ने अपने उत्तरी इलाके से लगने वाले लेबनान के गांवों को निशाना बनाया और वहां कोई ऐसा वैसा बम नहीं बल्कि फास्फोरस बम फोड़ डाला, जिससे दक्षिणी लेबनान में रहने वाले कई आम लोगों की मौत हो गई। ये दावा लेबनान के मीडिया ने ऐसे समय में किया जब इजराइल की सेना हिजबुल्लाह की ओर से दागे जा रहे रॉकेटों का जवाब दे रही, जिसकी तस्वीरें भी उसने जारी की, जिनमें दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने एक एक कर बर्बाद होते दिखे। लेकिन इसी बीच लेबनान के मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने जो बम फोड़े वो फास्फोरस बम थे, जिन्होंने दक्षिणी लेबनान के अल दाहिरा शहर में कई लोगों की जान ले ली। लेबनान के मीडिया का कहना है कि इजराइल ने अल दाहिरा में 12 फास्फोरस बम दागे, जबकि इससे पहले इजराइल पर गाजा में फास्फोरस बम गिराने का आरोप लग चुका है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। इजराइल पर आरोप लगा कि हमास से जंग के बीच उसने गाजा में घनी आबादी वाले इलाकों में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था, जिससे जुड़ी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिनमें आसमान से सफेद चिंगारी जमीन पर गिरती दिखी थी। इसी सफेद चिंगारी को फास्फोरस बम कहा गया और दावा किया गया कि इजराइल ने उत्तरी गाजा में एयर स्ट्राइक के दौरान 1-2 नहीं बल्कि कई फास्फोरस बम फोड़े, जिनसे गाजा में नरसंहार हुआ। वैसे इजराइल पर पहले भी फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने का आरोप लग चुका है, लेकिन इस बार उस पर गाजा और लेबनान में ये दम घोटू बम दागने का आरोप लगा, क्योंकि इजराइल ने 1980 में फास्फोरस बम से जुड़े समझौते पर साइन नहीं किया था। इससे पहले उस पर 2008 और 2009 में गाजा में फास्फोरस बम गिराने का आरोप लगा था, जिसके बाद खूब हल्ला हुआ था, क्योंकि फास्फोरस बम हवा से सारी ऑक्सीजन सोख लेता है, जिससे दम घुटने लगता है। और इसीलिए तय किया गया कि अगर इस बम का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में हुआ तो इसे केमिकल अटैक माना जाएगा।
और फास्फोरस बम गिराने वाले देश पर वॉर क्राइम के तहत एक्शन हो सकता है, क्योंकि सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर बना मोम जैसा ये केमिकल 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये जलने लगता है, जिसके बाद इसे पानी तक से नहीं बुझाया जा सकता और ये तब तक जलता रहा जब तक पूरी तरह से खत्म ना हो जाए और हड्डियां न गल जाएं। मतलब ये कि इस बम के फटने से विनाश होता है। वैसे फास्फोरस बम का दूसरे विश्व युद्ध में भी इस्तेमाल हुआ था और अमेरिका पर जर्मनी में ये बम गिराने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उस हमले की तुलना परमाणु हमले तक से की गई थी। यही नहीं, अमेरिकी सेना पर इराक युद्ध में भी फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लग चुका है और इजराइल पर गाजा के बाद लेबनान में भी यही बम फोड़ने के आरोप लगे। और नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह से खुलकर बोल दिया कि वो 2006 वाली कहानी न दोहराएं, क्योंकि साल 2006 में लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना में भयंकर जंग हुई थी। एक बार फिर दोनों के बीच भीषण युद्ध का माहौल बनने लगा है, क्योंकि हमास के साथ साथ इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह भी सिर उठाने लगा, जिससे नेतन्याहू भड़क गए, क्योंकि वो जानते हैं कि हिजबुल्लाह ने इजराइल में रॉकेट दागने की हिम्मत ईरान के दम पर की और इसीलिए इजराइल की संसद से नेतन्याहू ने उन्हें खुली चेतावनी दे डाली। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को 2006 में इजराइल के हाथों मिली हार भी याद दिलाई और 2023 में इजराइल से न उलझने की नसीहत दी। अपने 75 साल के इतिहास में इजराइल ने कई बार युद्ध लड़ा, जिनमें 2006 में हिजबुल्लाह से हुई जंग भी शामिल है, जिसमें हिजबुल्लाह को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन उसने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस बार इजराइल ने दो टूक बोल दिया कि जंग हुई तो नुकसान लेबनान और हिजबुल्लाह का होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के हथियार और लड़ाके इजराइल की सेना के सामने नहीं टिकते, लेकिन ईरान के दम पर वो इजराइल की ताकतवर सेना को आंखें दिखा रहा है। इससे पहले 2006 में वो इजराइल की सीमा में घुसकर 35 दिन तक युद्ध लड़ चुका है, क्योंकि उसने लेबनान की सीमा पर इजराइल के 2 सैनिकों को पकड़ने का दावा किया था, जिसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को जवाब दिया और उसके 1000 से ज्यादा लड़ाकों को मार दिया था। लेकिन इस जंग में इजराइल को भी नुकसान हुआ था और उसके 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इजराइल की संसद में नेतन्याहू ने 2006 में हुई उसी जंग की याद दिलाई। लेकिन लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके, क्योंकि पिछले 17 साल में ईरान की मदद से उसने अपनी ताकत बढ़ा ली और अब तो हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए ईरान खुद इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में कूदने को तैयार है। यही नहीं, उसने इजराइल के दुश्मनों और फिलिस्तीन का साथ देने वाले देशों को साथ लाने की कोशिश भी तेज कर दी और अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया के अलावा मलेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों से फोन पर बात की और उन्हें इजराइल के खिलाफ एकजुट होने को कहा। صحنه‌ای را ایجاد خواهد کرد که نتیجه اون تغییر نقشه جغرافیایی رژیم यही नहीं, ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल का नक्शा तक बदलने की धमकी तक दे डाली। رژیم صهیونیستی اجتناب नापذीर هست। ईरान लगातार कह रहा है कि इजराइल को हमास के खिलाफ जंग रोकनी ही होगी, वरना इजराइल को अलग अलग दिशाओं से हमले झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान ने जिस हिजबुल्लाह को पाला पोसा वो केवल लेबनान में नहीं बल्कि इजराइल की सीमा से लगे बाकी देशों में भी सक्रिय है और ईरान की वजह से ही हिजबुल्लाह को इजराइल के लिए हमास से बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके, उसके हथियार और आर्थिक स्थिति तीनों हमास से कई गुना बेहतर हैं, क्योंकि ईरान लगातार हिजबुल्लाह को फंड देता है, जिसकी वजह से पिछले 17 साल में उसकी मिसाइलों की संख्या 14,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो चुकी है, जिनमें ऐसी मिसाइलें भी शामिल हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तादाद भी 60,000 से बढ़कर 1 लाख पहुँच गई, जिसमें आत्मघाती हमलावर भी शामिल है और इसी वजह से हिजबुल्लाह हमास से बड़ा खतरा बन गया। डर तो ये भी है कि हमास के कमजोर पड़ते ही हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजराइल में घुसना शुरू कर देंगे और इसीलिए वो लेबनान में बम बरसा रहे हैं। हालांकि ईरान इससे पहले इजराइल पर कूटनीतिक दबाव बना रहा, जिसके लिए उसने इजराइल को उसकी अलग अलग सीमाओं से दहलाने की धमकी भी दी, क्योंकि भले ही हिजबुल्लाह लेबनान का संगठन है, लेकिन वो काम ईरान के इशारे पर करता है और इजराइल की सीमा से लगे उसके दुश्मन देशों में सक्रिय है, जिससे ईरान को इजराइल को डराने का मौका मिल गया, क्योंकि भले ही ईरान और इजराइल की सीमाएं एक दूसरे से न लगती हों, लेकिन उसके समर्थन से काम करने वाला शिया मुसलमानों का कट्टरपंथी संगठन इजराइल की उत्तर पूर्वी सीमा से लगने वाले सीरिया में बैठा है, जहां से ईरान लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह तक मदद पहुंचाता है। रही बात लेबनान की, तो दक्षिणी लेबनान पर हिजबुल्लाह का ही कब्जा है, जहां से वो इजराइल पर अटैक कर रहा है। इसके अलावा फिलिस्तीन और जॉर्डन में भी हिजबुल्लाह के लड़ाके सक्रिय हैं, यानी हिजबुल्लाह सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन इन चारों देशों से इजराइल पर अटैक कर सकता है, जिसका सीधा फायदा ईरान को होगा और इसीलिए उसने इजराइल को धमकी दी, क्योंकि इजराइल की नाक के नीचे 1982 में ईरान ने ही हिजबुल्लाह की नींव रखी थी, जिसका मकसद इस्लामिक क्रांति को पश्चिम एशिया में फैलाना था और धीरे धीरे ये कट्टरपंथी संगठन ताकतवर होता गया और इजराइल के लिए खतरा बन गया। और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने दुनिया भर के मुस्लिमों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर दी।
एक भाषण के दौरान उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी कि गाजा पर इजरायल के हमले तुरंत नहीं रोके गए तो उनकी तरफ से भी जवाब दिया जाएगा और वो इतना भयानक होगा कि उसे रोक पाना इजरायल या उसके मददगारों के लिए नामुमकिन होगा। गाजा पर इजरायल के हमलों को अपराध बताते हुए आयतुल्लाह अली खामनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के बाद से ही ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है, जबकि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश ईरान को इस युद्ध से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। लेकिन उनकी परवाह किए बिना ईरान अब खुलकर इजरायल पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है। खामनेई के बयान के बाद इजरायल और ईरान जंग के मुहाने पर खड़े हो गए हैं, यानी इजरायल को एक और मोर्चे पर जंग का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी इजरायल पर हमले की खुली धमकी दे दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक IRGC ने 2 टूक कह दिया कि गाजा पर इजरायल ने हमले नहीं रोके तो इजरायल में 7 अक्टूबर जैसे हमले को अंजाम दिया जाएगा, जिसका सीधा मतलब यह कि किसी भी वक्त इस जंग में ईरान की एंट्री हो सकती है, क्योंकि ईरान की सेना की ब्रांच IRGC के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने के नाम पर इजरायल की सेना अत्याचार कर रही है। आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और भयानक तबाही मचाई जा रही है। ईरान के उस बड़े सैन्य अधिकारी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दे दी और गाजा पर हमला नहीं रुकने पर इजरायल को दुनिया के नक्शे से खत्म करने की चेतावनी दे दी। हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारने के लिए इजरायल की सेना गाजा पर लगातार बारूद बरसा रही है, जिससे हमास का हमदर्द ईरान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल और हमास की जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन मध्यस्थता करने की कोशिश में जुट गए। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और युद्ध खत्म करने की अपील की। और रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही ईरान, मिस्र, सीरिया और फिलिस्तीन के नेताओं से इस युद्ध पर चर्चा की और सभी से खून खराबा बंद करके बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की अपील की। रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने इस जंग के लिए सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार बता दिया, क्योंकि अमेरिका इजरायल का करीबी है और इजरायल ईरान का दुश्मन नंबर 1 है। वहीं ईरान और अमेरिका में 36 का आंकड़ा है। दोनों के बीच लंबे वक्त से तनाव है, जबकि ईरान और इजरायल के साथ रूस के अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए पुतिन इस जंग का असली विलन इजरायल या हमास को न मानकर सीधे बाइडेन को मान रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले से ही रूस और अमेरिका के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुतिन के मध्यस्थता वाले ऑफर को ठुकरा दिया और 2 टूक कह दिया कि इजरायल की सेना गाजा से कदम पीछे नहीं खींचेगी, जिसका सीधा मतलब यह कि इजरायल इस बार किसी की भी नहीं सुनने वाला। रॉयटर्स के मुताबिक फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन ने नेतन्याहू से इस बात का जिक्र किया कि हमास पर हमले और गाजा की घेरेबंदी की वजह से पश्चिम एशिया के दूसरे देशों में भी युद्ध की आग भड़क सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू ने पुतिन को जवाब में साफ शब्दों में बोल दिया कि इजरायल की सेना के कदम अब हमास के खात्मे के बाद ही वापस होंगे। नेतन्याहू ने पड़ोसी सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और हमास के समर्थक ईरान और दूसरे मुस्लिम देशों की परवाह किए बिना 2 टूक कह दिया कि ये जंग हमास के लड़ाकों के अंत के साथ ही खत्म होगी। और ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग में पुतिन के दोस्त बने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को इजरायल के खिलाफ लड़ाई में रूस का साथ चाहिए, क्योंकि इजरायल के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देश चट्टान की तरह खड़े हैं, जिसके जवाब में ईरान को रूस जैसे एक मजबूत साथी की जरूरत है। क्योंकि गाजा पर इजरायल के हमले हर बदलते दिन के साथ तेज होते जा रहे हैं और ईरान हर हाल में गाजा को बचाने की मुहिम में जुटा है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन से फोन पर बातचीत के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गाजा पट्टी में आम नागरिकों पर इजरायल के हमलों का जिक्र किया। ईरान और रूस की गहरी दोस्ती है और यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन और इब्राहिम रईसी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई, क्योंकि अमेरिका के दुश्मन ईरान पर यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को हथियार देने के आरोप लगे। यहाँ तक कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद भी ईरान ने रूस के साथ अच्छा खासा कारोबार किया, जिसका मतलब यह कि अमेरिका के प्रतिबंधों का असर ईरान और रूस के रिश्तों पर नहीं पड़ा और दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इजरायल और हमास के बीच जारी जंग को खत्म कराकर पुतिन ईरान के साथ रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, ताकि पश्चिम एशिया में अमेरिका के बढ़ते दखल को कम किया जा सके। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इजरायल और हमास की जंग खत्म करवाने में पुतिन की दिलचस्पी के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। पहली वजह पश्चिम एशिया में ईरान की मदद से अपनी धमक बढ़ाना, दूसरी वजह पश्चिम एशिया के देशों में तेल के अकूत भंडार का होना और तीसरी वजह अमेरिका से दुश्मनी है, क्योंकि हमास के खात्मे और गाजा पर इजरायल के कब्जे से पश्चिम एशिया में ईरान कमजोर होगा, जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इस युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में अमेरिका को मजबूती मिलेगी और यही बात पुतिन को चुभ रही है
और यही वजह है कि भूमध्य सागर में अमेरिकी फौज की बढ़ती तैनाती से पुतिन को डर लगने लगा। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजरायल की मदद के लिए भूमध्य सागर में अमेरिका की तरफ से भेजे गए जंगी जहाज और दूसरी सैन्य मदद से रूस चौकन्ना हो गया और अमेरिका पर पश्चिम एशिया में अशांति फैलाने और युद्ध की आग को भड़काने का आरोप लगा दिया। यानी अमेरिका और रूस की इस खींचतान को पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ाने की रेस की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले करीब 1.5 साल में सऊदी अरब को साध कर रूस ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। इससे आर्थिक मोर्चे पर रूस की ताकत भी बढ़ी और अमेरिका को झटका भी लगा। लेकिन इजरायल की जंग ने अमेरिका को बड़ा मौका थमा दिया। अमेरिका तेजी से भूमध्य सागर में अपनी नौसेना को भेज रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से अमेरिका धीरे धीरे इजरायल की मदद के नाम पर अपने जहाजों का पूरा बेड़ा पहुंचाने में लगा है। अमेरिकी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी पश्चिम एशिया में ताकत का संतुलन बदल सकती है। यही डर पुतिन की टेंशन माना जा रहा है, क्योंकि अगर ईरान पर दबाव बनाने में अमेरिका और इजरायल कामयाब हो गए तो इसका असर रूस और ईरान के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। उधर इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस का प्रस्ताव मतदान के बाद खारिज हो गया। रूस के प्रस्ताव के तहत इजरायल और हमास की जंग में आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद की निंदा की गई थी। लेकिन रूस के इस प्रस्ताव में हमास को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, जिसके बाद मतदान के दौरान रूस का यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खारिज हो गया। रूस के प्रस्ताव पर यूएनएससी के स्थायी सदस्य चीन और अस्थायी सदस्य यूएई, मोजाम्बिक और गैबोन ने अपनी सहमति जताई, जबकि यूएनएससी के स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अस्थायी सदस्य जापान ने रूस के खिलाफ मतदान किया। इस बीच बाइडेन के इजरायल दौरे से पहले अमेरिका ने ईरान को क्लीन चिट दे दी, जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजरायल पर हमले के पीछे ईरान का ही हाथ मानते हैं, क्योंकि ईरान और इजरायल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। और इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से दागे गए 5000 से ज्यादा रॉकेटों के लिए भी नेतन्याहू ने ईरान पर ही आरोप लगाए थे, जबकि गाजा पर इजरायल के हमले के बीच ईरान भी कई बार इजरायल को जंग में दूसरे संगठनों के शामिल होने की धमकी दे चुका है। लेकिन जो बाइडेन के इजरायल दौरे से पहले व्हाइट हाउस ने इजरायल और हमास की जंग के पीछे ईरान की साजिश न होने की बात कही। हमास और इजरायल के बीच जारी जंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। और अमेरिका का यह बयान बाइडेन के इजरायल दौरे से ठीक पहले आया। खबर है कि इजरायल में रहने के दौरान खुद बाइडेन की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इजरायल और हमास की लड़ाई धीमी नहीं पड़ने वाली, इसलिए अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। और खबर है कि बाइडेन की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली एक टीम पहले ही इजरायल पहुंच गई। देर रात को वो बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर इजरायल में गाजा के आसपास के इलाकों का दौरा करने निकली। बताया गया कि ये वही इलाके थे जहां 7 अक्टूबर की सुबह हमास के लड़ाकों ने कत्लेआम मचाया था। इसी तरह बाइडेन इस साल फरवरी में यूक्रेन भी पहुंच गए थे, लेकिन वो दौरा एकदम टॉप सीक्रेट रखा गया था। जब तक बाइडेन कीव नहीं पहुंचे थे तब तक किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि वो यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। हालांकि इस बार अमेरिका ने पहले ही ऐलान कर दिया कि बाइडेन इजरायल जाने वाले हैं, क्योंकि उसका अनुमान है कि इस बार खतरा यूक्रेन जितना नहीं है। मगर फिर भी व्हाइट हाउस में बाइडेन की अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एडवाइजरों से लंबी मीटिंग हुई और जब उनकी तरफ से हरी झंडी मिली तभी बाइडेन ने इजरायल जाने का फैसला लिया, जिसे देखते हुए इजरायल ने हमास के ठिकानों और उसकी नौसेना की कमर तोड़ने के लिए पहली बार अपने बेहद खतरनाक 2 युद्धपोतों को जंग में उतार दिया। इजरायल के मुताबिक इन युद्धपोतों ने हमास की नौसेना की 2 निगरानी चौकियों को तबाह कर दिया और हमास की नौसेना पर ऐसा भीषण हमला बोला कि उसके लड़ाके पल भर में ढेर हो गए। इजरायल के मुताबिक उसने हमास के हमले के बाद बदला लेने के लिए समंदर में अपने उन 2 युद्धपोतों को पहली बार उतारा जिनका वो 2 साल से परीक्षण कर रहा था। इजरायल के मुताबिक उसके ये जंगी जहाज बराक 8 मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल समेत कई हथियारों से लैस हैं। इसके साथ ही इन युद्धपोतों पर बेहद आधुनिक रडार भी लगाए गए हैं। इजरायल के मुताबिक इन्हीं जंगी जहाजों ने समंदर में हमास की नौसेना के अड्डे पर हमला बोला और उसके हथियारों को जमा करने वाले 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके साथ ही उसकी 2 निगरानी चौकियों को भी बर्बाद करने का दावा किया गया। इस बीच लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि उसने इजरायल के एक ठिकाने को तबाह कर दिया। हमास से जंग के बीच इजरायल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों से भी लड़ाई जारी है, जहां से वो लगातार इजरायल के शहरों पर बम बरसा रहे हैं। अपने ऐसे ही एक हमले का वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया जिसमें उसके लड़ाके इजरायल की सीमा में रॉकेट दागते नजर आए। हमले के वीडियो में दिखा कि हिजबुल्लाह की तरफ से दागा गया रॉकेट जैसे ही इजरायल की सीमा के पास बने एक घर से टकराया, वहां एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए।
पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे, एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय अब कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। न्यू फैन, यू नो इट्स वेरी पावरफुल। चारों ओर हवा पहुंचाएगा। अच्छा, नहाने के बाद सब साथ में सूखेंगे ना। Finolex boomerang ceiling fans with stylish new age designer blades. No stress, Finolex. इजराइल और हमास के युद्ध ने इतना खतरनाक मोड़ ले लिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को अचानक इजराइल का दौरा करने का फैसला लेना पड़ा। बाइडेन सुबह इजराइल के लिए रवाना होंगे, जहां वो इजराइल के साथ मिलकर हमास से लड़ाई की आगे की रणनीति की प्लानिंग करेंगे, ताकि हर कीमत पर इजराइल को यह जंग जिताई जा सके और हमास हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए। लड़ाई इजराइल में छिड़ी है, मगर टेंशन मीलों दूर बैठे अमेरिका की बढ़ी हुई है। इसलिए हमास के इजराइल पर धावा बोलते ही अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों से लेकर फाइटर जेट और कई हथियार उसकी तरफ रवाना कर दिए। जंग को बढ़ने से रोकने के लिए पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी इजराइल पहुंचे। वहां से उन्होंने भी हमास को धमकियां दी, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन को जल्द से जल्द इजराइल आने का न्योता भेज दिया और खुद बाइडेन को मोर्चा संभालने के लिए उतरना पड़ा। लेकिन उनका दौरा इजराइल पर ही नहीं सिमटने वाला, बल्कि इजराइल के बाद वो उसके पड़ोसी देश जॉर्डन रवाना होंगे, जहां वो जॉर्डन के किंग के साथ मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात करेंगे। और इन चारों नेताओं से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहले ही मिल चुके हैं, बल्कि बाइडेन के हाई प्रोफाइल इजराइल दौरे पर कोई फैसला लेने से पहले ब्लिंकन दोबारा इजराइल पहुंचे, जबकि वो पिछले हफ्ते ही इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलकर पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के दौरे पर निकल गए थे। मगर ब्लिंकन एक बार फिर इजराइल पहुंचे और वहां इजराइल के प्रधानमंत्री और वहां के टॉप अधिकारियों से 7 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली लंबी चौड़ी बातचीत करने के बाद ही उन्होंने बाइडेन के इजराइल दौरे का ऐलान किया। एंटनी ब्लिंकन पिछले हफ्ते से पश्चिम एशिया में अमेरिका के हर साथी देश का दरवाजा खटखटाने में लगे हैं। वो इजराइल, जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र जैसे पश्चिम एशिया के 7 देशों का दौरा कर चुके हैं, ताकि उनकी तरफ से इजराइल के लिए समर्थन जुटाया जा सके और युद्ध को पश्चिम एशिया के बाकी देशों में फैलने से रोका जा सके। इसी वजह से खुद बाइडेन को इजराइल जाने का फैसला करना पड़ा, जबकि इस वक्त इजराइल में कदम रखना भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि हमास लगातार गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट दागने में लगा है। मगर फिर भी अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल में जमे हुए हैं और अब बाइडेन भी वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि खतरा है ईरान का। पश्चिम एशिया में अकेला ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द है। वो इकलौता ऐसा देश है जो हमास के इजराइल पर अटैक को सही ठहराने में लगा है। अमेरिका को टेंशन इस बात की है कि ईरान इस जंग का फायदा उठा सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो ये अमेरिका और इजराइल की बहुत बड़ी हार साबित होगी और उनका दुश्मन ईरान पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जैसे इजराइल के पड़ोसी देश तो मुस्लिम हैं ही, बल्कि पूरा का पूरा पश्चिम एशिया मुस्लिम इलाका है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, इराक और ईरान ये सभी मुस्लिम देश हैं, और फिलिस्तीन और उसका चरमपंथी संगठन हमास मुस्लिम ही है। इसलिए पश्चिम एशिया के देशों की हमदर्दी फिलिस्तीन के साथ रही है, और अब जब इजराइल के हमलों में गाजा पट्टी में रहने वाले आम फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं, तो इन देशों का गुस्सा भड़कने लगा है। बल्कि खबर है कि मिस्र तो अमेरिका को साफ कह चुका है कि इजराइल की गाजा पर बमबारी आत्मरक्षा और हमास से बदले लेने से कहीं आगे निकल चुकी है, और वो गाजा के आम लोगों को हमास के किए की सजा देने में लगा है। और अमेरिका ये बोलकर ही इजराइल के पीछे खड़ा है कि उसे हमास से अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है। मतलब अमेरिका का कहना है कि अगर हमास इजराइल पर हमला करेगा तो इजराइल भी उसे छोड़ेगा नहीं। मगर इजराइल के गाजा पर हमलों में आम फिलिस्तीनियों की भी बलि चढ़ रही है। इसलिए बाइडेन जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं से मिलकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हमास फिलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो एक आतंकी संगठन है।
जो इजराइल के आम लोगों की हत्या कर रहा है। बाइडेन इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि गाजा के आम लोगों की मदद कैसे की जाए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इजराइल पहुंचने से पहले ही अमेरिका समंदर से लेकर आसमान तक की सुरक्षा में जुट गया। अमेरिका ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में भेज दिया। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही इजराइल के करीब भूमध्य सागर में तैनात हैं। और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती के बाद उस इलाके में अमेरिका की इजाजत के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने जिस जंगी जहाज को इजराइल भेजा वो करीब 2000 सैनिकों और महाविनाशक हथियारों से लैस है। यही नहीं, इस जंगी जहाज पर इतने खतरनाक लड़ाकू विमान मौजूद हैं जो कुछ सेकंड में ही दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल आने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका ने अपनी नौसेना का सबसे खतरनाक जंगी जहाज इजराइल भेजा है, क्योंकि उसे डर है कि जंग के हालात में आतंकी संगठन हमास कुछ भी कर सकता है। उधर इजराइल में संसद की कार्यवाही के दौरान वहां अचानक हवाई हमले की चेतावनी देते इतनी तेज सायरन बजने लगे कि वहां की संसद में खलबली मच गई और चलती संसद को रोक दिया गया। और सामने आए वीडियो में इजराइल की एक सांसद अपना भाषण देती दिखी, मगर तभी जोर जोर से सायरन बजने की आवाज आनी शुरू हो गई। सायरन सुनते ही इजराइल की संसद खाली करा दी गई और जब सायरन बजने बंद हुए तब जाकर सभी सांसद संसद में लौटे। और बाइडेन के इजराइल के दौरे की तारीख सामने आते ही जर्मनी की एक न्यूज मैगजीन ने गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना के जमीनी हमले की तारीख भी बता दी। दावा किया गया कि बाइडेन के इजराइल से निकलते ही इजराइल की फौज गाजा में घुस जाएगी। जबकि पिछले हफ्ते जब से हमास ने इजराइल पर वार किया है तब से लगातार इजराइल के गाजा पट्टी में जमीन के रास्ते घुसकर हमास को ठिकाने लगाने के कयास लगाए जा रहे हैं। खबर है कि इजराइल की सेना गाजा पर धावा बोलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी, मगर जर्मनी की मैगजीन ने दावा किया कि इजराइल की सरकार बाइडेन के उनके देश में मौजूद रहते तो इतनी जुर्रत नहीं करेगी कि गाजा पट्टी के अंदर अपने टैंक और सेना घुसा दे। इसलिए माना जा रहा है कि इजराइल बाइडेन के रवाना होने का इंतजार करेगा और फिर इजराइल और हमास की फाइनल लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस बीच हमास ने 2 टूक कह दिया कि वो गाजा पट्टी में इजराइल के जमीनी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मतलब ईरान के समर्थन वाले इस चरमपंथी संगठन ने इजराइल के आगे हार नहीं मानने की हुंकार भर दी और यह ऐलान कर दिया कि गाजा पट्टी में उसके लड़ाके इजरायली सेना के साथ 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। हमास ने यह भी साफ किया कि अगर गाजा पट्टी में इजराइल ने घुसने की गलती की तो उसे अपने फैसले पर दशकों तक पछताना पड़ेगा। लेकिन इजराइल की सेना हर हाल में गाजा पट्टी में घुसने और वहां हमास का नामो निशान मिटाने के इरादे से पिछले 4 दिन से पूरे बॉर्डर को घेर कर खड़ी है। और तो और इजराइल ने गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से को खाली करने की चेतावनी तक जारी कर दी है, ताकि उनके सैन्य अभियान शुरू करने पर फिलिस्तीन के किसी नागरिक को नुकसान न पहुंचे। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी में घुसा तो वो फिर हमास को खत्म करके ही दम लेगा। इजराइल के मीडिया का दावा है कि गाजा की सीमा पर इजराइल ने 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा वहां ताकतवर टैंक और तोपों के साथ बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं, जो इशारा मिलते ही गाजा पट्टी में घुसकर वहां तबाही मचा सकती हैं। इस बीच बाइडेन के दौरे पर हमास की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें हमास ने तंज कसते हुए कह दिया कि बाइडेन इजराइल की झूठी कहानी में फंस गए हैं। इतना ही नहीं, हमास ने यह भी आरोप लगाया कि उसके लोगों की मौत के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने इजराइल का साथ देकर जंग की आग में घी डालने का काम किया। हमास का यह बयान बाइडेन के इजराइल दौरे से कुछ घंटे पहले ही आया। हमास के मुताबिक बाइडेन इस दौरे के जरिए इजराइल को हथियारों और पैसों की लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर इजराइल के एक ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। हमास से जंग के बीच इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों से भी लड़ाई जारी है, जहां से वो लगातार इजराइल के शहरों पर बम बरसा रहे हैं। अपने ऐसे ही एक हमले का वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया, जिसमें उसके लड़ाके इजराइल की सीमा में रॉकेट दागते नजर आए। हमले के वीडियो में दिखा कि हिजबुल्लाह की तरफ से दागा गया रॉकेट जैसे ही इजराइल की सीमा के पास बने एक घर से टकराया, वहां एक जोरदार धमाका हुआ। रॉकेट के टकराने के बाद वहां आग का एक गोला उठा और फिर धुएं के गुबार में वो इमारत पूरी तरह से ढक गई। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसके इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ। लेकिन हमास और इजराइल जंग की आग यूरोप के देश बेल्जियम तक पहुंच गई। वहां राजधानी ब्रसेल्स में हुई गोलीबारी की एक घटना के तार फिलिस्तीन और इजराइल विवाद से जोड़े गए, जिसे बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आतंकी हमला करार दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह हमला ब्रसेल्स में बेल्जियम और स्वीडन के बीच खेले जाने वाले एक फुटबॉल मैच से पहले हुआ, जिसमें दावा किया गया कि बंदूक लिए एक हमलावर ने फुटबॉल मैच देखने जा रहे दर्शकों के एक गुट पर फायरिंग कर दी, जिसमें स्वीडन के 2 नागरिकों की मौत हो गई और एक बुरी तरह घायल हो गया। और वारदात को अंजाम देने के बाद वो हमलावर वहां से भाग निकला। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। ब्रसेल्स के चप्पे चप्पे पर तैनात बेल्जियम की पुलिस हमलावर की तलाश में जुट गई।
और ताबड़तोड़ एक्शन के दौरान बेल्जियम की पुलिस ने फायरिंग करने वाले उस आरोपी की पहचान कर ली। उसकी एक तस्वीर भी जारी की गई। साथ ही यह भी दावा किया गया कि वो हमलावर आतंकी संगठन ISIS से जुड़ा है। और इतना ही नहीं, बेल्जियम के मीडिया के मुताबिक हमलावर ने वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें उसने बताया कि वो ISIS से जुड़ा है और स्वीडन में कुरान का अपमान किए जाने की घटनाओं की वजह से उसने स्वीडन के लोगों को निशाना बनाया। बेल्जियम के मीडिया के मुताबिक हमलावर ने यह भी बताया कि वो अमेरिका के इलिनॉय राज्य में हुई उस घटना को लेकर गुस्से में था जिसमें एक बुजुर्ग ने 6 साल के फिलिस्तीनी मूल के एक मुस्लिम बच्चे की हत्या कर दी थी। और 3 दिन पहले अमेरिका में हुई उस हत्या का बदला लेने के लिए ही उस हमलावर ने ब्रसल्स में लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी थी, क्योंकि अमेरिका के मीडिया के मुताबिक इलिनॉय राज्य में उस 6 साल के मासूम को उसके धर्म की वजह से चाकू घोंपकर मारा गया था। और उस बच्चे की जान लेने वाला भी कोई और नहीं बल्कि 71 साल का वो मकान मालिक निकला जिसके घर में वो बच्चा और उसकी मां किराए पर रहते थे। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक इजराइल पर हमास के हमले के बाद उस बुजुर्ग मकान मालिक के मन में मुसलमानों के लिए नफरत बैठ गई, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपने फिलिस्तीनी मुस्लिम किराएदार और उसके 6 साल के बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया था और चाकू के 26 वार से उस बच्चे की मौत हो गई। बेल्जियम की मीडिया के मुताबिक इसी हत्या का बदला लेने के लिए ब्रसल्स में स्वीडन के नागरिकों पर हमला किया गया और इसी वजह से बेल्जियम में स्वीडन के नागरिकों पर हुए हमले के बाद फ्रांस में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। बेल्जियम और फ्रांस पड़ोसी देश हैं और हत्यारे के फरार होने के बाद फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गईं, क्योंकि माना जा रहा है कि बेल्जियम से भागा हुआ आतंकी फ्रांस में दाखिल हो सकता है। इसलिए फ्रांस के बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों तो इस घटना को मुस्लिम आतंकवाद की घटना बता चुके हैं। मैक्रों ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर लोगों से सावधान रहने की अपील कर दी, यहाँ तक कि सीधे सीधे इस घटना को इजरायल और हमास की जंग से भी जोड़ दिया। माना जा रहा है कि बेल्जियम में हुई हत्या का कनेक्शन एक दिन पहले अमेरिका में हुई एक बच्चे की हत्या से है। उस बच्चे को फिलिस्तीनी होने की वजह से मारे जाने का दावा किया गया था। उधर खबर है कि इजरायल और हमास जंग पर मिस्र एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। तुर्की के विदेश मंत्री के मुताबिक ये अहम बैठक शनिवार को होगी और मिस्र में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में इजरायल और हमास युद्ध पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर जाने का एकमात्र रास्ता रफा क्रॉसिंग मिस्र के नियंत्रण में है, जो भारी बमबारी की वजह से बंद कर दिया गया। हालांकि इस बैठक में कौन कौन से देश शामिल होंगे इस बात की जानकारी नहीं दी गई। और इसी तरह इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के मुद्दे पर जॉर्डन में 4 देशों की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी शामिल होंगे और जॉर्डन की मेजबानी में होने वाले इस शिखर सम्मेलन का मकसद फिलिस्तीनियों तक मदद पहुंचाना है। खबर है कि इस बैठक में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भी शामिल होंगे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर गाजा के मौजूदा हालात पर चर्चा की। इस दौरान ऋषि सुनक ने इजरायल पर हमास के हमले की आलोचना भी की और दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि हमास फिलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऋषि सुनक ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए वहां शांति कायम करने में सहयोग देने का भी भरोसा दिया। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर सत्ता में उनकी वापसी हुई तो वो हमास समर्थकों को अमेरिका से बाहर कर देंगे। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर हमले के दौरान 1300 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी, सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद से इजरायल और हमास के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। लेकिन जंग के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के समर्थन में ऐसा बयान दिया जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ट्रंप ने दावा किया कि अगर उनकी सत्ता में वापसी हुई तो वो हमास समर्थकों को गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद उन्हें अमेरिका से बाहर कर देंगे। ट्रंप ने अमेरिका में पढ़ने वाले उन मुस्लिम छात्रों को भी चेतावनी दी कि अगर वो इजरायल का विरोध करेंगे तो उनके वीजा भी रद्द कर दिए जाएंगे। We will keep the radical Islamic terrorists the hell out of our country, like I did for 4 years. असल में डोनाल्ड ट्रंप फिर से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं और चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए वो अलग अलग शहरों में लोगों के सामने अपना एजेंडा भी रख रहे हैं। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़ी संख्या में परमाणु हथियार बनाने का आरोप भी लगाया। ट्रंप के मुताबिक एक बार ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो वो किसी से बातचीत के लिए भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि तब उसके पास अपने दुश्मन देशों को घुटनों पर लाने के लिए बड़ी ताकत होगी। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो अमेरिका को भी उसके आगे गिड़गिड़ाना होगा। ट्रंप ने बाइडेन पर ईरान की मदद करने का भी आरोप लगाया। ट्रंप ने दावा किया कि अगर बाइडेन ईरान को पैसे नहीं देते तो वो परमाणु हथियार बनाने के इतने करीब नहीं पहुंचता। ट्रंप ने दावा किया कि अगर उनकी सत्ता में वापसी हुई तो वो ईरान को घुटनों पर ला देंगे और इस बार ईरान पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने ही ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए 2019 में बेहद सख्त प्रतिबंध लगाए थे। उधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि इजरायल ने अमेरिका से हजारों करोड़ की आपात सैन्य मदद की मांग की।
हमास के हमले के बाद से ही इजराइल उसके खिलाफ भीषण जंग लड़ रहा है, जिसके लिए उसने अमेरिका से 1000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 83,000 करोड़ की सैन्य मदद मांगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका से मिसाइल डिफेंस सिस्टम और गाइडेड बम समेत कई दूसरे खतरनाक हथियारों की डिमांड की। और जंग की वजह से इजराइल की करेंसी शेकेल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिछले 8 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। 2015 के बाद इजरायली करेंसी में यह गिरावट दर्ज की गई और एक अमेरिकी डॉलर के मुताबिक इजराइल की मुद्रा की वैल्यू 4 शेकेल पर पहुंच गई। खबर है कि इजराइल का रिजर्व बैंक ऑफ इजराइल जल्द ही इस समस्या को दूर करने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकता है। उधर शेयर बाजार में पिछले 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया और सेंसेक्स 261 अंक चढ़कर बंद हुआ। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में चौतरफा खरीदारी दिखी, जिससे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी रही। इस दौरान बैंक, मेटल, एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा फायदा रहा, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 261 अंक चढ़कर 66,428 पर, तो निफ्टी 79 अंकों की तेजी के साथ 19,811 के स्तर पर बंद हुआ। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। इस बीच हमास के हमलों पर एक ऐसी खबर सामने आई जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक हमास के हमलों में उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेटों से हमला किया था। और दक्षिण कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि उन हमलों के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ था। दक्षिण कोरिया में मौजूद इजराइल के राजदूत के मुताबिक उत्तर कोरिया ने हमास को लंबी दूरी तक हमला करने वाले रॉकेट दिए। यही नहीं, उत्तर कोरिया ने हमास को कई आधुनिक हथियार भी दिए, जिसके दम पर हमास ने इतना बड़ा हमला किया। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक ये रॉकेट ईरान की मदद से हमास तक पहुंचाए गए थे। यही नहीं, इजराइल ने जब उन रॉकेटों की जांच की तो पता चला कि ये रॉकेट उत्तर कोरिया में बने थे। हालांकि उत्तर कोरिया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। और इजराइल के हमास पर जोरदार हमलों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की संस्था WHO ने गाजा में दवाइयों की सप्लाई जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार हो रहे हमलों की वजह से गाजा में घायलों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए WHO ने गाजा में बिना देरी किए दवाइयों और दूसरी जरूरी चीजों को पहुंचाने की मांग की। WHO के मुताबिक गाजा के अलग अलग अस्पतालों में जंग में घायल हुए 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का इलाज जारी है। ऐसे में जल्द ही वहां तक मदद नहीं पहुंचाई गई तो मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। उधर भुखमरी मिटाने में मदद करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गाजा पर हमले की वजह से खाने पीने की बड़ी समस्या को लेकर चेतावनी जारी की। WFP के मुताबिक गाजा में सिर्फ 4 से 5 दिनों का ही खाना बचा है, जिसकी वजह से वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गाजा को भुखमरी से बचाने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वहां जल्द से जल्द खाने पीने की चीजें पहुंचाने की जरूरत बताई। और खबर है कि 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद अगवा किए गए लोगों की तलाश के लिए इजराइल के साइबर एक्सपर्ट ने मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। यह टीम साइबर एक्सपर्ट युवाओं की है, जिसने इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों की तकनीकी मदद करने के लिए कमांड सेंटर बना लिया, जिसकी मदद से वो टीम बंधकों से जुड़े सबूत खंगालने में लग गई। दावा किया जा रहा है कि गुमशुदा लोगों की आवाज के नमूनों और उनकी तस्वीरों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हर वीडियो की भी बारीकी से जांच की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हर तस्वीर और वीडियो को परखा जा रहा है, ताकि गाजा से आने वाले किसी भी वीडियो में अगर बंधकों से जुड़ा कोई भी सुराग मिले तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। इसलिए एक ऐसा कमांड सेंटर भी बनाए जाने की खबर है, जिसके जरिए इजराइल की सेना को तुरंत खबरें पहुंचाई जा सकें। खबरें तो यहाँ तक हैं कि इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इस टीम को पूरी मदद मिल रही है। उधर इजराइल में कतर के टीवी चैनल अल जजीरा को बंद कराने के लिए वहां की सरकार सख्त नियम बनाने की तैयारी में है। आरोप है कि यह चैनल इजराइल के खिलाफ गलत खबरें दिखा रहा है। और यह भी आरोप है कि टीवी चैनल अल जजीरा इजराइल के सुरक्षा बल के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुटा है, जिसे देखते हुए वहां की सरकार इजराइल में इस चैनल का लाइसेंस रद्द करने का मन बना चुकी है। इस बीच इजराइल में फंसे भारतीयों को लेकर 5वां विमान स्वदेश रवाना हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक ऑपरेशन अजय के तहत इस विमान से 286 भारतीयों को इजराइल से निकाला गया। और भारतीयों के अलावा इस विमान में 18 नेपाल के नागरिकों को भी इजराइल से लाया जा रहा है। ऑलमोस्ट 4-5 days we have flown aircrafts from Israel to India. केंद्र सरकार के मुताबिक ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 1204 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। उधर गाजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का गुस्सा भड़क गया। वेस्ट बैंक इजराइल के कब्जे वाला इलाका है। वहां सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया।
और इजरायल की सेना से गाजा पर हमले रोकने की अपील की। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में नजर आए। हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने गाजा के लोगों के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक गाजा पर इजरायल की सेना के हमलों में हजारों बेकसूर लोगों की मौत हुई, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल से गुहार लगाई कि वो गाजा से घेरेबंदी हटा दे ताकि वहां लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। इधर इजरायल के समर्थन में दक्षिण कोरिया में कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। वहां अलग अलग जगहों पर हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। और इस प्रदर्शन की एक तस्वीर दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से सामने आई, जिस पर इजरायल पर हमास के हमले के खिलाफ कई लोग नारेबाजी करते और इजरायल का झंडा लहराते नजर आए। इस प्रदर्शन में इजरायल के भी कई नागरिक शामिल हुए। इस बीच इजरायल के पड़ोसी देश जॉर्डन ने दो टूक कह दिया कि वो अपने यहां गाजा से आए किसी भी शरणार्थी को जगह नहीं देगा। इसके साथ ही जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने दावा किया कि मिस्र भी किसी शरणार्थी को बचाने के लिए तैयार नहीं है। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे जॉर्डन के किंग ने शरणार्थियों के मुद्दे पर किसी समझौते से साफ इनकार कर दिया। No refugees in Jordan, no refugees in Egypt. इसके साथ ही किंग अब्दुल्ला ने यह भी मांग की कि शरणार्थियों का मुद्दा गाजा और वेस्ट बैंक में ही सुलझाया जाए। इधर संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया कि जंग की वजह से गाजा में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। हमास के लड़ाकों से बदला लेने के लिए इजरायल पिछले 11 दिन से वहां लगातार मिसाइलें और बम बरसा रहा है, जिससे घबराकर लोगों के घर छोड़ने का सिलसिला जारी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में इजरायल के हमले में उसके 14 कर्मचारियों की भी मौत हो चुकी है। और इजरायल के मीडिया का दावा है कि हमास के समर्थन में उतरा लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला इजरायल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। तो उसने इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू भी कर दिए, जिसके बाद इजरायल भी आक्रामक हो गया। क्योंकि हमास के इजरायल पर हमला करते ही हिजबुल्ला खुलकर उसके साथ खड़ा हो गया। यही नहीं, उसने अपने हथियारों के जखीरे से रॉकेट निकालकर उत्तरी इजरायल में दागने शुरू कर दिए। यही नहीं, हमास से जंग के 11वें दिन हिजबुल्ला ने उत्तरी इजरायल में 5 मिसाइलें दागने का दावा किया, जिससे इजरायल के कई लोग घायल हो गए। उसने उत्तरी इजरायल में बनी सेना की चौकियों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी बर्बाद कर दिए। जिसके बाद इजरायल की सेना ने साफ कर दिया कि हिजबुल्ला के लिए ये हमला जानलेवा साबित होगा। क्योंकि जितनी ताकत के साथ इजरायल की सेना दक्षिणी बॉर्डर पर लड़ रही है, उससे ज्यादा ताकत के साथ वो हिजबुल्ला से लोहा लेगी। उसने लेबनान में उसके हमलों का वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि उसने इजरायल में घुसे हिजबुल्ला के 4 लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया। यानी इजरायल ने डंके की चोट पर बताया कि वो हिजबुल्ला के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यही नहीं, उसकी सेना उत्तरी इजरायल पहुंच गई और उत्तरी इजरायल में जंग का माहौल बन गया। लेकिन इजरायल ने उत्तरी दिशा में बैठे अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी और उत्तरी इजरायल के कई इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया, क्योंकि लेबनान के नजदीक के इजरायल के इलाकों में लगातार बमबारी हो रही है, जिसकी वजह से उत्तरी इजरायल के मेतुला, बेतशेयान, स्फा और तिबेरिया जैसे शहरों के हजारों लोगों की जान मुसीबत में पड़ गई। और इसीलिए इजरायल की सरकार ने इन सभी शहरों समेत उत्तरी इजरायल के 28 इलाकों को खाली कराने का फैसला किया। साथ ही लेबनान सीमा के 2 किलोमीटर के दायरे में लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इन इलाकों में हिजबुल्ला के हमलों की वजह से तनाव बढ़ गया। मेतुला में तो ऐसा सन्नाटा पसरा मानो वहां कोई रहता ही ना हो, क्योंकि मेतुला लेबनान के सबसे करीब है और इसकी आबादी 2000 से भी कम है, जहां हिजबुल्ला ने इजरायल को सबसे पहले निशाना बनाया और धीरे धीरे उसके हमले तेज होते गए। और इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने साफ किया कि इजरायल लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला से युद्ध नहीं चाहता। इससे पहले हिजबुल्ला कई बार इजरायल पर हमले की धमकी दे चुका है, लेकिन इजरायल ने साफ किया कि वो हिजबुल्ला से लड़ाई नहीं चाहता। हालांकि उसने ये भी धमकी दी कि अगर उसे मजबूर किया गया तो वो हिजबुल्ला पर भी हमले से पीछे नहीं हटेगा। If Hezbollah forces us into a full-scale war on 2 fronts, we are ready to fight that war. इसके साथ ही इजरायल ने एक बार फिर हमास को पूरी तरह बर्बाद करने की चेतावनी दी। इस बीच इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जल्द ही इजरायल का दौरा करेंगे। इजरायल में मौजूद फ्रांस के दूतावास के मुताबिक खुद मैक्रोन ने इजरायल जाने की इच्छा जताई, ताकि वो हमास के कब्जे से बंधकों को रिहा कराने के मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ा सके। हालांकि फ्रांस के दूतावास ने इमैनुअल मैक्रोन की इजरायल यात्रा की पुष्टि नहीं की। और हमास के एक और खूंखार कमांडर की मौत की खबर आई। इजरायल की फौज का दावा है कि गाजा पर किए गए ताबड़तोड़ हवाई हमलों में अयमान यूनिस का अंत कर दिया। और हमास की तरफ से भी इजरायल के इस दावे पर मोहर लगा दी गई। अयमान यूनिस हमास की सेंट्रल गाजा ब्रिगेड का मुखिया था, जिसकी तलाश इजरायल की फौज को कई साल से थी। इजरायल की मीडिया की खबरों के मुताबिक शनिवार को इजरायल के हवाई हमलों ने कुछ शरणार्थियों के शिविरों को तबाह किया था। उन्हीं शिविरों के मलबे के नीचे से अयमान यूनिस का शव बरामद हुआ। लेकिन मलबे से निकाला गया शव अयमान का ही है, ये पता लगाने में हमास ने 2 दिन लगा दिए। हमास का ये कमांडर बेहद खुफिया तरीके से अपने ऑपरेशनों को अंजाम देता था। पिछले 3 दिनों में इजरायल की फौज के ऑपरेशनों में हमास के 4 बड़े कमांडर ढेर होने की खबर है।
इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गगनयान मिशन पर इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। इस मीटिंग के दौरान वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि 2025 तक अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट गगनयान को भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस बैठक में वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मिशन से जुड़ी जानकारियां रखी। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक मीटिंग के दौरान पीएम ने इसरो के वैज्ञानिकों को 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने का और 2040 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने का मिशन शुरू करने का लक्ष्य दिया। पीएम मोदी ने 2018 में स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण में गगनयान मिशन की घोषणा की थी। दाना डाल रहा है चिड़ियों को मगर शिकारी है, आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है। 100 बात की एक बात कही मिश्र ने, मछुआरे की नीयत खोटी तब वो समझ सकी, कटिया में जब हाय फंसी मछली बेचारी। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की बात।